एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बच्चों आपकी क्लास करवाएंगे हम स्टैट्यूट्स के बारे में। स्टैट्यूट्स किसका पढ़ेंगे? एनआईटी का पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर आता है ये, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। तो जितने भी एनआईटीज हैं, एनआईटी के सिलेबस आप देखोगे, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखो, सीनियर असिस्टेंट का, असिस्टेंट का, सुपरिंटेंडेंट का, या अदर कोई ऐसी पोस्टें हैं जिसके अंदर आपसे एनआईटी एक्ट एंड स्टैट्यूट्स के बारे में पूछा जाता है, वहां पर ये क्लास आपके काम आएगी। तो बेसिकली एनआईटी का कोई भी एग्जाम है जहां पर स्टैट्यूट्स अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बिकॉज फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर क्लासेज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नोटिफिकेशन के जरिए आपको निकालता है गजट ऑफ इंडिया। उस गजट ऑफ इंडिया में 23 अप्रैल 2019 को, सॉरी 2009 को, 23 अप्रैल 2009 ये डेट यहाँ पे लिख देते हैं। 23 अप्रैल 2009 को एक जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको स्टैट्यूट्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो स्टैट्यूट्स को पढ़ना है। स्टैट्यूट्स को पढ़ने के बाद इसके अंदर अमेंडमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, स्टैट्यूट्स को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उन अमेंडमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे। और अमेंडमेंट्स कब आए हैं? अमेंडमेंट्स 2023 के अंदर आए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है आपका कि स्टैट्यूट्स बने कैसे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैट्यूट्स, फर्स्ट स्टैट्यूट्स ऑफ एनआईटी। पढ़ो इसके बारे में। क्या पढ़ना है इसके बारे में? ये जो हमारा एनआईटी एक्ट है ना, एनआईटी एक्ट, ये आप सबको पता है 2007 के अंदर आया। इस एनआईटी एक्ट 2007 में सेक्शन है 26, सेक्शन 26, और 26 के अंदर सब सेक्शन है 1, तो ये 1 है, 26 ऑफ 1। इसके अंदर आपको एक चीज बताई गई है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन का अगर आपसे पूछा जाता है कि एनआईटी एक्ट 2007 के तहत स्टैट्यूट्स का फॉर्मेशन हुआ, वो सेक्शन 26 ऑफ 1 में आपको बताया गया है फर्स्ट स्टैट्यूट्स फॉर ऑल एनआईटीज। ठीक है, और एनआईटी क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी 31 जनवरी 2026 को जिन बच्चों का सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम है एनआईटी एक्ट के स्टैट्यूट्स के साथ में, ये टॉपिक काम आएगा, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो आपका स्टेज 1 या स्टेज 3। ठीक है, सिलेबस में है, आपके काम आएगा ये। चलो, तो अगर आपसे पूछा जाता है सेक्शन 26 ऑफ 1 ऑफ एनआईटी एक्ट, तो फर्स्ट स्टैट्यूट्स हुआ ऑल एनआईटीज के लिए। एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, आप लोगों ने याद रखना है। तो कौन से सेक्शन के तहत इनकी स्थापना की जाती है? सेक्शन 26 ऑफ 1 के। ठीक है, एक कैंडिडेट है जिनका मैसेज आया है, उनको इंग्लिश में पढ़ने में इशू आता है, तो वो सोचते हैं कि हिंदी में काम आ सकता है उनका। तो डेफिनेटली देखो, पढ़ाते टाइम तो हम हिंदी बोल रहे हैं, आपको पता लग जाना चाहिए इंग्लिश में पढ़ाया क्यों जाता है। आपने देखा होगा एनआईटी जालंधर का एक लेटेस्ट नोटिस आया है एग्जाम का, जिसमें बोला है उन्होंने कि एग्जाम की लैंग्वेज हम केवल इंग्लिश रखेंगे। तब आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है अगर आपने हिंदी में ही रूल्स को पढ़ा है। इसलिए पढ़ो हिंदी में, देखो इंग्लिश में, लिखो इंग्लिश में। ठीक है, ये है पर्पज आप लोगों का, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। तो स्टैट्यूट्स के अंदर क्या है, जितने भी, जैसे हम सेक्शन पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, जैसे आपको 1 पॉइंट दिखाई दिया, तो इसका मतलब है, इसका मतलब जो होगा ना वो होगा फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 1, फर्स्ट स्टैट्यूट्स नंबर 2, फर्स्ट स्टैट्यूट्स नंबर 3। यहां पे सेक्शन और रूल नहीं लिखा जाएगा, इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे तो सेक्शन और रूल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चल कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेटली आपके काम आएंगे, आपने समझना है उनको। डेफिनेशंस, ठीक है, देखो डेफिनेशंस क्या है। पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एक्ट। तो जहां पे एक्ट बोला जाए आपने समझना है कि इसका मतलब है एनआईटी एक्ट 2007। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। और एनआईटी एक्ट 2007 की क्लास, एक क्लास के अंदर हम अब सारा खत्म करवा देंगे। अगर कुछ बचा है एनआईटी एक्ट के अंदर तो एक क्लास के अंदर हम सारा खत्म करवा देंगे। ठीक है, बेसिक आपने देखा है, सीसीएस रूल्स का सिलेबस अपडेटेड है, मॉक टेस्ट में आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो हमारे साथ। बात रहती है एनआईटी एक्ट की, क्योंकि एनआईटी के देखो काफी एग्जामिनेशन है, एनआईटी मंडी का भी हुआ, आईआईटी के अंदर तो शायद नहीं आते एनआईटी के एक्ट, लेकिन एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी जालंधर है, एनआईटी जमशेदपुर है। तो डिफरेंट एनआईटीज हैं जहां पर एनआईटीज के एक्ट पूछे जाते हैं। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एनआईटी एक्ट से संबंधित क्लास भी नहीं है, कोई खास मॉक तो है ही नहीं अभी तक अवेलेबल। तो बहुत जल्दी मॉक अवेलेबल करवाएंगे, हमने पहले मॉक अवेलेबल करवाया हुआ है एनआईटी एक्ट 2007 का। ठीक है, फिर इसके अमेंडमेंट्स का, इनके स्टैट्यूट्स का आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो एक्ट का मतलब समझना है आप लोगों ने, एनआईटी एक्ट 2007 होता है।
ठीक है बच्चों। चलो, एक आ जाती है आपकी बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी। बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी। तो बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी का क्या काम होता है, ये आपको आगे समझा देंगे हम जब स्टैट्यूट नंबर 12 पढ़ाएंगे। ये है क्या, हमने अभी भी आपको बताया जैसे 12 है, 12 यहाँ पे ऐसे जैसे जब हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट में रूल नंबर 1 होगा, प्रिलिमिनरी, सेकंड में डेफिनेशंस होंगे, तो यहाँ पे उस 1 को स्टैट्यूट 1 बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टैट्यूट तो ये है ही, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 1। तो ऐसे ही जैसे बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी है, तो ये कौन से स्टैट्यूट के अंदर आता है, ये आता है, बस इतना याद रखना है आपने, स्टैट्यूट्स। ठीक है, कौन सा स्टैट्यूट है जिसके अंदर आता है ये आएगा आपका स्टैट्यूट नंबर 12 के अंदर। स्टैट्यूट, एक मिनट रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ये लो, स्टैट्यूट। ठीक है, स्टैट्यूट नंबर 12। तो स्टैट्यूट नंबर 12 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जो थर्ड पॉइंट है, काम काम की चीजें आपको कराएंगे, वो चीज हम बताएंगे नहीं जिसका आपको पता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, तो बताओ किसी इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट क्या होगा। जब एनआईटी है वो अकेडमिक, वहाँ पे नॉलेज मिलती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बेसिक सी बात है, टीचिंग एंड रिसर्च की जो अकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर अकेडमिक यूनिट है उसी को हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कोई भी है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, इस तरह से हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे आ जाता है फाइनेंस कमेटी। बहुत काम की है ये, इसके अंदर काफी क्वेश्चंस हैं जो मॉक के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। फाइनेंस कमेटी, तो फाइनेंस कमेटी का अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा स्टैट्यूट है, फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 10। 10 नंबर में है फाइनेंस कमेटी, और 12 नंबर में हमने क्या बताया था आपको, 12 नंबर में हमने बताया था आपको जो अपना ये वर्क्स का है, किसके वर्क्स का है, बिल्डिंग एंड वर्क्स की कमेटी का। तो बिल्डिंग एंड वर्क की कमेटी है आपकी स्टैट्यूट नंबर 12 में, और स्टैट्यूट नंबर 10 में पढ़ाएंगे हम आपको फाइनेंस कमेटी के बारे में। ऐसे ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। चलो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में अब लिख ही देते हैं आपके सामने। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखा मिलेगा या सेंटर मिलेगा। तो ये जो स्टैट्यूट है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टैट्यूट। ये फर्स्ट तो रहेगा ही, इसका जो मीनिंग है ना वो फर्स्ट रहेगा, स्टैट्यूट नंबर 20। अच्छा बच्चों, स्टैट्यूट एक्ट में क्या डिफरेंस है, स्टैट्यूट एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होती है, तो कह सकते हो आप एक्ट है वो एक स्टैट्यूट है। ठीक है, मतलब स्टैट्यूट के अंदर बहुत सारे, आप समझ सकते हो कि जो एक्ट है वो एक स्टैट्यूट है, या स्टैट्यूट है ये, कुल मिला के आप स्टैट्यूट का मतलब एक लॉ समझो, कानून समझो। ठीक है, ज्यादा जो डिफरेंस है वो अपने दिमाग में नहीं पालना आप लोगों ने, बस ये याद रखना है इसके बारे में। तो इसके अंदर बट स्टैट्यूट के नंबर्स होंगे, स्टैट्यूट नंबर 10, नंबर 20। तो 10 में फाइनेंस कमेटी पढ़ लिया हमने, 20 में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पढ़ लिया हमने, इस तरह से मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलो अब अमेंडमेंट्स की बात देख लें। क्या ऐसा है, अमेंडमेंट्स कब आए, अमेंडमेंट 2017 के अंदर आए। अमेंडमेंट है जो 2017 के अंदर आए जुलाई में। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपसे स्टैट्यूट की डेट पूछी जाएगी तो स्टैट्यूट की आप लोगों ने डेट बता देनी है। 2009 के अंदर आए थे, 2009 के अंदर कब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 23 अप्रैल को हुआ। तो 23 अप्रैल 2009 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, 23 अप्रैल। चलो, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आपको बताएंगे अब अथॉरिटीज के बारे में। ठीक है, अथॉरिटीज के बारे में बताएंगे, और ये होगा आपका स्टैट्यूट्स नंबर 3। सारे कैंडिडेट्स को इंटीमेट करते हैं, हम बताते हैं, याद रखना कहीं पे भी हमने लिखा है स्टैट्यूट नंबर 3, तो इसका मतलब एवरी टाइम यही होगा फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 3। कहीं पे भी हम लिखते हैं स्टैट्यूट नंबर 10, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 10। तो याद रखना, फर्स्ट लिखने की जरूरत ना पड़े हमें। ठीक है, कंफ्यूजन रहे फिर हम लिख देते हैं आपके सामने। तो फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 3 में पढ़ाया जाता है, ये धीरे धीरे ना आपको याद हो जाएगी। इसमें अथॉरिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में पढ़ाया जाता है, अथॉरिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब अथॉरिटीज कौन कौन सी है, अथॉरिटीज में आपका आ जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये सारे के सारे पॉइंट आपके काम के हैं, इसीलिए आपको वो चीज कराएंगे जो आपके डेफिनेटली काम की रहेगी। एक सीनेट होता है, सीनेट के अलावा एक आपकी फाइनेंस कमेटी, हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्टैट्यूट नंबर 10 के अंदर, फाइनेंस कमेटी। हमारे साथ क्लास करते करते आपको याद हो जाएंगे इनके स्टैट्यूट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी, बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी। अब इसमें से दो वर्ड तो आपने पहले ही सुने हुए हैं, फाइनेंस कमेटी और बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी। तो बताओ हमें फाइनेंस कमेटी किसमें आती है, तो फाइनेंस कमेटी आपके आती है स्टैट्यूट नंबर 10 के अंदर। ठीक है, और बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी किसमें आती है, स्टैट्यूट नंबर, इसका हम याद रखेंगे
स्टैट्यूट नंबर, और हमेशा याद रखना जहां पे स्टैट्यूट लिखा है इसका मतलब फर्स्ट स्टैट्यूट है 12। बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी 12 के अंदर थी, फाइनेंस कमेटी आपके 10 के अंदर थी। ऐसे ही सीनेट, अब सीनेट का डिस्कशन इस स्टैट्यूट के अंदर नहीं है, तो ये एक्ट के अंदर है। तो एक्ट में है आपका सेक्शन नंबर 14, जिसमें हम पढ़ते हैं सीनेट के बारे में। और बच्चों सबसे पहले आप याद करो, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ाई तो सबसे पहले एक्ट बताया आपको, कि जहां पर भी इस रूल के अंदर स्टैट्यूट के अंदर आपको एक्ट लिखा मिलेगा, उस एक्ट का मतलब डेफिनेटली हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007। तो एक्ट का मतलब हो जाएगा 2007 का एनआईटी एक्ट। तो एनआईटी एक्ट में सेक्शंस हैं, तभी तो हमने सेक्शन लिखा है, नहीं हम तो हम स्टैट्यूट लिखते हैं यहाँ पे, स्टैट्यूट नंबर 14। तो सीनेट का जो डिस्कशन है वो एक्ट के अंदर है। ऐसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी एक्ट के अंदर ही है, तो एक्ट में सेक्शन 11 के अंदर है। तो सेक्शन 11 में बच्चों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, 14 में आपका सीनेट, स्टैट्यूट नंबर 10 के अंदर फाइनेंस कमेटी, और स्टैट्यूट नंबर 12 के अंदर में आपकी बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी। चार चीजें तो पढ़े बिना आप स्टैट्यूट नहीं पढ़ सकते, तो ये सबसे जरूरी है, अथॉरिटीज के अंदर आते हैं, और सारी की सारी अथॉरिटीज जो है एनआईटीज की, वो आपके स्टैट्यूट नंबर 3 के अंदर आती है। तो आई थिंक आपको सबको पता लग गया होगा इसके बारे में, और डेफिनेटली आपको क्लास में मजा आएगा, आपको लगेगा इससे पहले आपने एनआईटी के स्टैट्यूट या एक्ट इस तरह से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अभी तक टाइम नहीं लगा था, सीसीएस रूल्स की क्लासें हम कंटिन्यू करते थे, अब थोड़ा रिलैक्सेबिलिटी हमें है एमसीआरई की वजह से, अभी रिसेंटली कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, तो सोचा है एनआईटीज के एक्ट करवा दें आपको, और एआईसीटी के एक्ट करवाएं। सीबीएसई के भी एक्ट अगर देखेंगे टाइम रहते हुए करवाएंगे, अगर एग्जाम में आएंगे तो। चलो, अथॉरिटीज पढ़ लिया आपने, अब इनकी मीटिंग्स के बारे में देखते हैं। किनकी मीटिंग्स के बारे में देखते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। बोर्ड, इसको हम ऐसे कर देते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड देयर मीटिंग्स। जिस बच्चे को लगे हम बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हो, उसको 2 टाइम्स कर सकते हो, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उनकी मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है हमने। काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, जो आपने समझने हैं वो हम बताएंगे क्या समझने हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के नॉमिनेशन के लिए या चुनाव के लिए रजिस्ट्रार इनवाइट करता है बॉडी को, कि भाई आप ऐसा करो। कितने दिन के अंदर करो? 8 वीक से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, जिस डेट को उन्होंने बोला। रजिस्ट्रार ने क्या किया, यहां पे लिख देते हैं पहले नंबर पॉइंट के अंदर, रजिस्ट्रार इनवाइट लिख देते हैं। इनवाइट के बाद हम कह देते हैं किसी बॉडी को इनवाइट किया, और उस बॉडी को बोला आप इलेक्ट करो या नॉमिनेट करो। आप इलेक्ट करो या नॉमिनेट करो। क्या नॉमिनेट करो? अब आगे चलेंगे तो वो बोलेंगे भाई रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, यहां पे समझा देंगे आपको टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 8 वीक्स। अब हमें आप बता दो इसके अंदर और क्या पढ़ने की जरूरत है। बड़ा आसान हो गया, सबसे पहला पॉइंट हमने रजिस्ट्रार लिखा, रजिस्ट्रार इनवाइट करेगा किसी बॉडी को कि भाई आप इलेक्ट करो या नॉमिनेट करो। आगे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स को कितने दिन के अंदर? 8 वीक के अंदर। कब से शुरू होंगे ये 8 वीक? जब से वो इन्विटेशन इशू करता है। कौन करता है इशू? जो भी रजिस्ट्रार होंगे। ठीक है, तो टाइम लिमिट का पता लग गया, रजिस्ट्रार का पता लग गया, इलेक्ट करेंगे नॉमिनेट करेंगे वो पता लग गया। 3 क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पहले पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अब एंड देयर मीटिंग, दूसरा पॉइंट आप कहो तो हम मीटिंग का लिख देते हैं। मीटिंग, मीटिंग का सिंपल सा रूल है, 1 साल के अंदर, 1 साल में 4 बार मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है ये, मिनिमम है। मैक्सिमम तो चाहे 5 बार करो या 6 बार करो, बट 1 साल में 4 बार कम से कम मीटिंग हो जानी चाहिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। ये है, समझाना चाहते हैं जो। ठीक है, मीटिंग अगर होगी तो मीटिंग को चेयर कौन करेगा, कन्वेनर कौन रहेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो लिख दें यहां पे मीटिंग, मीटिंग है, मीटिंग को कन्वीन्ड कौन करेगा, कन्वेनर कौन बनेगा? तो कन्वेनर डेफिनेटली चेयरपर्सन होते हैं। अब कन्वेनर तो बन गए चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन है। अब चेयरपर्सन या तो डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे या कुछ लोगों ने, जो 4 मेंबर्स हैं। अब जो ये मीटिंग है यहां पे लिख देते हैं,
चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है, सॉरी चेयरपर्सन है, जो मीटिंग का प्रपोजल है वो डायरेक्टर, डायरेक्टर, यहाँ पे लिखें बच्चों रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बाय डायरेक्टर। या तो चेयरपर्सन जो है डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे मीटिंग करेंगे, ठीक है, या वन पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होगा, मीटिंग जो करेंगे वो रिक्वेस्ट पे करेंगे, रिक्वेस्ट सेंट बाय मिनिमम 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स कहाँ के, बोर्ड के। अब इस चीज को पिक्टोरियल से ना करके डायग्राम के तरीके से समझते हैं। मीटिंग है, कन्वीन कौन करता है, चेयरपर्सन करता है। चेयरपर्सन कब कन्वीन करेगा, कब मीटिंग करेंगे, वो डायरेक्टर या तो उनको रिक्वेस्ट करें कि आप मीटिंग करो, कन्वीनर को, चेयरपर्सन को, ठीक है। और या जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, कम से कम 4 मेंबर साइन करके देंगे कि हमारी तरफ से रिक्वेजिशन है, आपको रिक्वेस्ट है कि मीटिंग होल्ड करनी है। इस तरह से मीटिंग का प्रोविजन है स्टैट्यूट के अंदर, ठीक है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं फर्स्ट स्टैट्यूट्स ऑफ एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये, जो हमने आपको एनआईटी एक्ट 2007 के अंदर बताई है बात, ठीक है जी। चल, मीटिंग का जो कोरम बनाते हैं, मीटिंग का जो कोरम बनाते हैं, कोरम, ये बच्चों आर ए एम होता है या यू एम होता है, आई थिंक यू एम होता है, कोरम। कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड मिनिमम मेंबर 6। क्लियर हो गया आपको। 6 मेंबर मिलके एक कोरम बनाएंगे मीटिंग के लिए। इसका मतलब क्या है कि मीटिंग जब भी एडजर्न होगी, मीटिंग जब भी एडजर्न होगी, तो जो कोरम बनाया हुआ है वो सेम डे नेक्स्ट वीक में सेम टाइम पे सेम प्लेस पे होने वाली है। चेयरपर्सन है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ। कुल मिला के हुआ, जो मेंबर हैं 6 मेंबर वो मिलकर कोरम बनाएंगे। और कोरम का सिंपल सा फंडा ही है, वो यही डिसाइड करता है कि भाई सेम डे नेक्स्ट वीक में सेम टाइम पे सेम प्लेस पे होता है, या अदर कोई डेट एंड टाइम होती है तो वो चेयरपर्सन डिटरमाइन कर सकता है मीटिंग का प्लेस, है ना। ये है बात। क्लियर हो गया। अब आ जाती है, अगर मीटिंग होती है तो क्वेश्चंस भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कंसीडर किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे लिख दें हम क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे बोर्ड के अंदर, जो मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं मेजोरिटी ऑफ वोट्स के। ये तो बेसिक सी बात है, किसी चीज पे डिसीजन होगा तो वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स पे होगा, और मेजोरिटी वोट ऑफ किसकी होंगी, मेंबर्स की होंगी जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। चेयरपर्सन भी इसमें वोट करता है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। तो क्वेश्चंस का क्या होगा, क्वेश्चंस की यहां पे लिख दें हम अप्रूवल। एक तरह से मेजोरिटी से होती है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, ठीक है। अगर वोट इक्वली डिवाइडेड है तो जो चेयरपर्सन की वोट है वो कास्टिंग वोट हो जाएगी। समझ में आया। वोट अगर इक्वल पड़े किसी टॉपिक को लेके, आधे लोग सहमत हैं आधे लोग असहमत हैं, तो अब जो चेयरपर्सन है उनकी वोट कास्टिंग वोट होगी, ठीक है। तभी वोट डालेंगे वो। चल, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आ जाता है हमारा, अगर चेयरपर्सन प्रेजेंट है तो वही प्रेसाइड करेंगे मीटिंग को। तो लिख दें, मीटिंग को प्रेसाइड कौन करता है, मीटिंग प्रेसाइडेड बाय चेयरपर्सन। एक क्वेश्चन यहां से आपको याद हो जाएगा। अगर चेयरपर्सन एब्सेंस होते हैं, चेयरपर्सन अगर एब्सेंस, चेयरपर्सन की एब्सेंस होती है, तो मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, उनमें से किसी मेंबर को वो इलेक्ट कर लेंगे कि भाई आप चेयरपर्सन की तरह काम करो, ठीक है। क्या होगा कि वो चेयरपर्सन की तरह काम करेगा अगर वो अब्सेंट होते हैं तो यहां पे लिख दें, मीटिंग वैसे तो प्रेसाइड चेयरमैन होगी, इफ अब्सेंट, अगर ये एब्सेंट रहते हैं तो मेंबर अमंग, अमंगेस्ट, अमंग, ये बच्चों अमंगेस्ट की स्पेलिंग गलत है ना, चलो 1 मिनट।
ये होती है अमंगेस्ट की स्पेलिंग, ठीक है। तो मेंबर अमंगेस्ट जो भी होगा उसको बनाएंगे। अगले पॉइंट पे चल देते हैं, दैट इज 7th पॉइंट। अब क्या होगा, जितने भी मीटिंग में जो चीजें डिस्कस हुई या डिस्कस होनी है, तो मीटिंग का जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार भेजेगा हर मेंबर को मीटिंग से 15 दिन पहले। उसमें लिखा होगा मीटिंग कहां पर होगी, टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी, टाइम डेट प्लेस ये सब लिखा होगा उसके अंदर। ये तो रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू पे हुआ। तो क्या अगर चेयरमैन चाहे तो मीटिंग नहीं बुला सकता? बिल्कुल बुला सकता है, बट वो स्पेशल मीटिंग बुला सकते हैं अगर वो चाहें तो। और उसमें शॉर्ट नोटिस दे दें कि कल ही हम मीटिंग करेंगे या 2 दिन के बाद हम मीटिंग करेंगे। तो ये चेयरपर्सन पे डिपेंड करता है कि वो स्पेशल मीटिंग ऑफ द बोर्ड बुला सकते हैं शॉर्ट नोटिस, क्योंकि कोई अर्जेंट इश्यू है ऐसा तो उस पर बात करने के लिए, ठीक है। वैसे जनरली क्या है, रिटर्न जो नोटिस है, नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग बाय रजिस्ट्रार। और टाइम कितना बताया था बच्चों हमने आपको, कितने दिन पहले भेजना है? मिनिमम 15 दिन पहले, 15 days अगो, मिनिमम लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। और नोटिस में क्या होगा, नोटिस में डेट, टाइम, वेन्यू ये सब डिसाइडेड होगा। और चेयरपर्सन का हमने बता दिया, अगर चेयरपर्सन चाहे तो कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं अर्जेंट बेसिस पर। अब नोटिस की बात करी दी आपसे कि नोटिस मान लो भेज दिया, तो नोटिस का ना मोड भी आपसे पूछा जा सकता है कि नोटिस बताओ भाई कैसे डिलीवर किया जाएगा। बच्चों या तो बाई हैंड डिलीवर किया जाएगा, या बाई रजिस्टर्ड पोस्ट डिलीवर किया जाएगा, या ईमेल से डिलीवर किया जाएगा, या फैक्स से, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड का जो मेंबर की लिस्ट है उसके अंदर उनका एड्रेस भी मेंशन होगा, मेल भी मेंशन होगी, तो कैसे भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो नोटिस का लिख देते हैं बच्चों, सेंड वाया ईमेल, पोस्ट, फैक्स। इतना याद रखना है आप लोगों ने। हो गया, आपका नोट्स बन गया। मीटिंग में डिस्कस क्या होगा, तो वो चीज होती है एजेंडा। अब इस एजेंडा को सर्कुलेट कौन करता है? बिल्कुल वही सर्कुलेट करेंगे जिन्होंने मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा है, तो रजिस्ट्रार करेंगे। सर्कुलेट बाय लिख देते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार करेंगे। और मीटिंग से कम 10 दिन पहले, नोटिस 15 दिन पहले और मिनिमम 10 days अगो। अभी अगो का मतलब समझ लेना आप, ऐसे में समझना 10 दिन पहले। किससे 10 दिन पहले? मीटिंग से 10 दिन पहले। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड मीटिंग देयर ऑफ, देखो ये जो चीजें हैं ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड, हमने जो स्टैट्यूट नंबर 4 आपको पढ़ा रहे हैं अभी, ये स्टैट्यूट नंबर 4 चल रहा है हमारा। 4 चीजें तो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है इसके अंदर। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में जो आपका सेक्शन 11 के अंदर आता है, सीनेट के बारे में जो आपका सेक्शन 14 के अंदर आता है, फाइनेंस कमेटी के बारे में जो स्टैट्यूट नंबर 10 में पढ़ाते हैं हम लोग, बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी के बारे में जो हम स्टैट्यूट नंबर 12 के अंदर पढ़ाते हैं। 4 चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टैट्यूट के अंदर, ठीक है। अब बात हमारी पहुंच गई है एजेंडे तक, तो एजेंडा भी सर्कुलेट होना चाहिए रजिस्ट्रार के द्वारा सभी मेंबर्स को मिनिमम 10 दिन पहले मीटिंग से। जो भी नोटिस है मोशन के कि किसी भी एजेंडे को अगर उसके अंदर इंक्लूड करना है, तो वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचना चाहिए कम से कम 1 वीक पहले, मीटिंग से पहले। कोई भी इंक्लूजन का है, अगर एजेंडे में कोई चीज ऐड करानी है, तो रजिस्ट्रार के पास कम से कम कितने दिन पहले पहुंचना चाहिए बच्चों? 1 वीक पहले। तो यहां पे लिख देते हैं हम नोटिस फॉर, ये नोटिस लग नहीं रहा ना, ये लिखो नोटिस फॉर इंक्लूजन, नोटिस फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी आइटम ऑन एजेंडा पहुंचना चाहिए रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर? एटलीस्ट 1 वीक अगो। इतना याद रखना है आप लोगों ने। कोई रूल है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रोसीजर है उसमें जो चेयरपर्सन का डिसीजन है वो फाइनल होगा। हालांकि वो टॉपिक्स पर आपकी वोटिंग कराते हैं मेंबर्स की, वोटिंग अगर बराबर हो जाती है तो वो कास्टिंग वोट करते हैं और वही चीज डिसाइड हो जाती है, वही एजेंडा अप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब ये जितना भी मीटिंग की प्रोसीडिंग हुई, सारा झमेला हुआ मीटिंग्स का, उसके मिनट्स बनेंगे। देखो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा पढ़कर ये कि जैसे जैसे चीजें हैं वैसे वैसे हम आपको बताते चल रहे हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, और मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो कौन बनाएगा भाई? रजिस्ट्रार के पीए पीएस हैं जो भी हैं, स्टेनो है वो बनाएंगे।
तो लिखने में तो यही आएगा रजिस्ट्रार ने बनाए नोटिस के जो मिनट्स है, क्योंकि मीटिंग उन्होंने करवाई। और अब वो क्या करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बाय रजिस्ट्रार होगा, सर्कुलेट भी वही कराएंगे क्योंकि सबके साइन होते हैं मिनट्स पे। ठीक है। तो सर्कुलेट होने के बाद बच्चों साइन होते हैं, साइंड बाय मेंबर और चेयरपर्सन, सबके साइन हो जाएंगे मिनट्स पे। और उसके बाद उनको कर लिया जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इन मिनट्स बुक, मिनट बुक। ठीक है, कि भाई उस दिन मीटिंग में फलाना फलाना चीजें अप्रूव हुई, फलाना फलाना अमेंडमेंट्स हुई, जो जो चीजें हुई वो सब लोग मिलकर साइन करते हैं, मेंबर्स और चेयरपर्सन साइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारों की सहमति से ये चीजें हुई है। ठीक है। आप कहां तक पहुंच गए, मिनट्स तक पहुंचे। अब जो मिनट की बुक है, मिनट्स की बुक को ऑफिस आवर्स के दौरान इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी मेंबर। कोई भी मेंबर चाहे तो मिनट्स की जो बुक को ऑफिस आवर्स के टाइम पे चेक कर सकता है, बेसिक सी बात है। अगर कोई मेंबर, मीटिंग तो हो चुकी, लेकिन कोई मेंबर 3 मीटिंग्स में लगातार बिना किसी लीव के अपसेंट रहता है, तो वो मेंबर नहीं रहेगा। तो हम तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे मॉक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम तो आपसे यही पूछेंगे। ठीक है। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट वाइज मत जाना, हमने ये 12 लिखा है, ये 12 नहीं है। पढ़ा हम आपको स्टैट्यूट नंबर 4 रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो अब हम चीज बता रहे हैं वो अगर आप स्टैट्यूट के अंदर पढ़ोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी 15 के अंदर, जो हम पढ़ा रहे हैं 12। तो इस चीज पे बिल्कुल मत जाना। ये जो चीज हमने लिखी है ना, ये क्या लिखी है, या तो आप कहो तो हम इनको रब कर देते हैं। ठीक है, ताकि सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए, है ना। कभी आप कहोगे सर ने 1 पॉइंट में ये बताया, 2 में ये बताया, 2 में वो नहीं बताया। तो बच्चों 1 मिनट का टाइम हमें दो आप लोग, इनको हम टिक की फॉर्म में रख लेते हैं, ताकि जब आप नोट्स बनाओगे तो आप भी इस तरह से कोई कंफ्यूजन में ना रहो। ठीक है, क्योंकि ये डाउट है, ये क्रिएट करेगी, आपको इशू आएगा बाद में कि ये सर ने पॉइंट्स लिखा दिए और वो पॉइंट्स हमारे ऑफिशियल जो एक्ट है उससे मैच नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, ये लो, अब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जस्ट 1 मिनट का टाइम और लगने वाला है और ये चीजें हम कर देंगे। ये और ये एजेंडा तक हो गया। इसके बाद हमने इसको चेंज कर देना है, नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन। तो नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन का क्या था एजेंडा का, कि भाई कम से कम 1 वीक के अंदर आप कोई इंक्लूजन कराना चाहते हो एजेंडा का तो वो करा सकते हो। ठीक है, ये मिनट्स का हो गया बच्चों। और अभी 12 को हम 12 नहीं लिखने वाले। ठीक है, क्योंकि ये फिर इशू क्रिएट करेगा आपके लिए। इसको जस्ट 1 मिनट का टाइम आप हमें दो। ये हो गया बच्चों। तो हमने आपको मेंबर्स के बारे में क्या बताया था, अगर कोई ऐसा मेंबर है, मेंबर फेल्स टू अटेंड मीटिंग विदाउट एनी लीव। ठीक है, बिना किसी लीव के अगर जो मेंबर है वो फेल हो जाता है मीटिंग अटेंड करने में, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, तो यहां पे हमने नोट करना है 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। ठीक है, 3 मीटिंग्स में अगर वो फेल हो गया तो इसका क्या मतलब होगा, मेंबर का सीज। सीज का मतलब पता होता है, सीज टू बी। सीज का मतलब होता है एक तरह से जैसे इंजन को बोला जाता है सीज हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, तो उनकी मेंबरशिप को खत्म कर देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, सीज कर देंगे। ठीक है। अगर कोई मेंबर फाइनेंशियल इश्यूज का है तो फाइनेंस कमेटी उसके लिए अलग से बनाई जाती है, तो वो कोई भी मैटर यहां पे डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, तो नो मैटर कंसर्न विद फाइनेंस शैल बी डिस्कस्ड हियर। अगर वो फाइनेंस कमेटी में डिस्कस हो चुका है तो फाइनेंस कमेटी का कोई ऐसा टॉपिक है भले ही वो फाइनेंस का अगर डिस्कस नहीं हुआ तो हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कमेटी कौन सी बताई थी हमने आपको, बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी बताई थी, जो आपकी कंस्टिट्यूट की जाती है फर्स्ट स्टैट्यूट नंबर 12 के अंदर। तो अगर बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी का कोई ऐसा काम है जो उसके अंदर डिस्कस नहीं हुआ, या उससे रिलेटेड मैटर है जो डिस्कस होता है आपका बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी के अंदर, तो वो भी डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि जब हमने फाइनेंस की कमेटी अलग से बनाई हुई है जो आपकी स्टैट्यूट नंबर 10 के अंदर आती है, बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी बनाई हुई है जो आपका स्टैट्यूट नंबर 12 के अंदर आती है, तो ये चीजें उसके अंदर ही डिस्कस होंगी। ठीक है। ये था सारा का सारा स्टैट्यूट नंबर 4, जिसमें हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उनकी मीटिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, ये काम की चीजें हैं, आपकी पढ़नी जरूर है आप लोगों ने। बोर्ड का पढ़ लिया तो इसकी पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सीनेट का आ जाएगा हमारा, और सीनेट किस में आता है, सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट में आता है। ठीक है।
तो ये टॉपिक पढ़ा है, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अभी, पावर्स ऑफ द बोर्ड। स्टैट्यूट नंबर 5, जिसमें आता है आपका पावर्स ऑफ द बोर्ड। पावर्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है बच्चों। पावर्स ऑफ बोर्ड में क्या पढ़ोगे आप लोग? पावर्स ऑफ बोर्ड में डेफिनेटली पावर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पावर्स देखो है क्या क्या, बोर्ड की क्या पावर है। बोर्ड के बारे में आपको सेक्शन 13 के अंदर पढ़ाया जाता है, सेक्शन 13 ऑफ एनआईटी एक्ट। पावर्स जो है वो पावर्स क्या क्या है? टू अबोलिश, टू अबोलिश खत्म कर सकते हैं, रीडेजिनेट कर सकते हैं, रीडेजिनेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। द नोमेनक्लेचर ऑफ एनी पोस्ट, ठीक है। किसी पोस्ट को खत्म कर सकते हैं, रीडेजिनेट कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर को बदल सकते हैं, ये बोर्ड्स की पावर में आता है। अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, किसको? स्टैट्यूट्स को। स्टैट्यूट्स किसकी अप्रूवल से? विद द अप्रूवल ऑफ द विजिटर, ठीक है। कुल मिला के विजिटर की अप्रूवल के बिना ना तो आप स्टैट्यूट में एडिशंस कर सकते हो, ना अमेंडमेंट्स कर सकते हो, ना जो एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट है उसको खत्म कर सकते हो। कुल मिला के उनकी असेंट लेना जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति की असेंट होती है किसी बिल को पास करने में, तब वो लॉ बनता है, ऐसे ही असेंट विजिटर की जरूरी होती है स्टैट्यूट्स के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टैट्यूट्स में, ठीक है। तभी आप मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हो। दूसरी जो बोर्ड की पावर्स है, वो बोर्ड की पावर में क्या आता है? बोर्ड की पावर में आता है कि किसी भी ऑर्डिनेंस को, ऑर्डिनेंसेस की ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमेटी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमेटी, ठीक है। फाइनेंस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ही आप ऑर्डिनेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हो, यहां पे लिख दें, मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, मेक कर सकते हो, ऑर्डिनेंसेस को बना सकते हो, लेकिन केवल फाइनेंस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर या सीनेट के रिकमेंडेशंस पर। तो ये मायने रखता है, आपको पता है यूनिवर्सिटीज के अंदर में बोर्ड है, कमेटी है, सीनेट है, ये मायने रखते हैं। इसीलिए हमने बताया अथॉरिटीज में जो आपका सब्सिट्यूट स्टैट्यूट्स नंबर 3 के अंदर आते हैं, अथॉरिटीज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, फाइनेंस कमेटी है, बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी है, सीनेट है, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आज की क्लास बच्चों इतनी ही रहेगी स्टैट्यूट्स के बारे में। बहुत ही जल्द आपको एनआईटी के रूल्स का कोशिश करेंगे, सबसे पहले अमेंडमेंट्स का हम देंगे। तो देखो अमेंडमेंट्स में अभी हमने जो पढ़ाया है ना आपको लेटेस्ट, पावर ऑफ द बोर्ड तक पढ़ाया है। तो पावर ऑफ बोर्ड के बाद जो 6 नंबर स्टैट्यूट है, ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, इसमें अमेंडमेंट हुआ था आपका 2023 के अंदर। हालांकि वो अमेंडमेंट 2017 में हुए थे। 23 में क्या है, एनआईटी कुरुक्षेत्र ने सभी एनआईटीज को लेटर लिखा, उनको बोला कि जो जो रिकमेंडेशन हैं 2017 की अमेंडमेंट्स हैं उनको आप लागू करो, उनको पढ़ो, उनको ठीक है एप्लीकेबल बनाओ। तो स्टैट्यूट 6 में हमें बताया गया था ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द बोर्ड के बारे में, कि भाई जितने भी ऑर्डर्स हैं या डिसीजंस हैं बोर्ड के, वो डायरेक्टर के सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ये चीज जोड़ दी गई, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि भाई डायरेक्टर के एब्सेंस में कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। मॉक में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, आप नोट कर लेना ये बात, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्टर कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा, या कोई ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड रिकमेंड करता है, जिसको बोर्ड ऑथराइज बनाता है, या तो वो साइन करेगा या फिर डायरेक्टर के एब्सेंस में रजिस्ट्रार साइन करेगा। तो ऐसे अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ने जरूरी है। स्टैट्यूट तो हम आपको यही पढ़ाएंगे, लेकिन स्टैट्यूट में अमेंड क्या हुए हैं वो भी पढ़ाने जरूरी है, ताकि हम गलत ना पढ़ पाए, ठीक है बच्चों। अब एनआईटी का 31 जनवरी को जिन बच्चों का पेपर है एनआईटी जालंधर के सुपरिंटेंडेंट पोस्ट का, कोर्स को ज्वाइन करना है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करना कुछ क्लासेज हैं हमारी फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, उनसे काम चलता है तो आप चला सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं एनआईटी के सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए और नेटर चंडीगढ़ के एसओ एग्जाम के लिए। तो अगर आपने क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे न्यू क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।